नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आईना दिखाया है। भारत ने पाकिस्तान की क्या हैसियत है, ये एक बात फिर से भारत ने पाकिस्तान को समझाया है। ताशकंद में भारत के तल्ख तेवर दिखाई दिए, जिससे पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर पूरे पाकिस्तान में यह बात चर्चा बनी हुई है। बिलावल भुट्टो को किस तरीके से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिफ्ट तक नहीं दी है, ना हलो हाय की है, ना हाथ मिलाया, ना उसकी तरफ देखा। पूरी मीटिंग में बिलावल भुट्टो को नजरअंदाज किया। यह बात पूरे पाकिस्तान में जोर शोर से चल रही है। आलम यह है कि मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को एक बार फिर से हिंदुस्तान ने आईना दिखाया है। इशारों इशारों में कह दिया कि पाकिस्तान तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। देश की राजनीति में ईडी वाला शोर पूरी तरीके से हावी है। 2 दिनों से ईडी की वजह से महाराष्ट्र में सियासी महाभारत चल रही है। ईडी के तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप पहले की तरह लगाए जा रहे हैं। जैसे ही शिवसेना नेता संजय राउत पर ईडी का एक्शन तेज हुआ, विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल वाला शोर बढ़ने लगा और इन सबके बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी भावना पर काबू नहीं रख सके। पिछले दिनों संजय राउत के बयान से आहत एकनाथ शिंदे ने मौका मिलते ही संजय राउत पर तगड़ा तंज कसा। सीएम शिंदे ने कहा कि रोज सुबह बजने वाला भोपू अब बंद हो गया। शिवसेना की सियासी शैली में संजय राउत की भूमिका सबसे ज्यादा विवादित रही है। ईडी का एक्शन संजय राउत से परेशान लोगों को कैसे पलटवार करने का मौका मिल गया, यह मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध को 150 से ज्यादा दिन हो गए। युद्ध विराम के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो रूस के तेवर नरम पड़ रहे हैं, ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका से मिलने वाली मदद रूस की नाराजगी बढ़ाती है। वक्त वक्त पर रूस यूक्रेन के मददगारों को धमकाता रहता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आंख दिखाने वाले देशों को मिसाइल वाली धमकी दी है। हाइपरसोनिक मिसाइल से तबाही मचाने वाला डर दिखाया है। क्या है रूस की नई तैयारी, ये 150 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा भी और समझाने की कोशिश भी करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान परेशान है, बेचैन है। भारत ने जिस तरीके से ताशकंद में पाकिस्तान को घेरा है, भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की फजीहत की है, पूरे पाकिस्तान में इस फजीहत की चर्चा बनी हुई है। ताशकंद में भारत ने जो तल्ख तेवर पाकिस्तान को दिखाए हैं, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, पाकिस्तान के नेता बौखलाए हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में
एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। रूस भी भारत के साथ खड़ा नजर आया। रूस के विदेश मंत्री ने बिलावल भुट्टो को वक्त देने से साफ इनकार कर दिया, मुलाकात नहीं की। ताशकंद में बिलावल ने जो है पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है। पाकिस्तान में इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है और मियां इमरान खान और उनकी पार्टी के नेताओं को इस पर घेरने का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिससे बिलावल भुट्टो और शहबाज सरकार को लगातार पाकिस्तानी विपक्ष के नेता घेरने में लगे हुए हैं। ताशकंद में भारत के तल्ख तेवर से तिलमिलाया पाकिस्तान। भारत ने दिखाई पाकिस्तान को उसकी सही हैसियत। बिलावल से न जयशंकर मिले न सर्गेई ने भाग दिया। और कितनी फजीहत करवाएगा पाकिस्तान। ताशकंद में भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत क्या दिखाई, पाकिस्तान में हंगामा मच गया। ताशकंद में एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो को उसकी सही जगह क्या बताई, पाकिस्तान में बिलावल पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। बिलावल को ताशकंद जाने की जरूरत ही क्या थी, पाकिस्तानी मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। जब पाकिस्तान ऐसे राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री को ताशकंद जाने का खर्चा ही नहीं करना चाहिए था। जैसी आपकी देश की स्थिति है उसी हिसाब से आपको इज्जत भी मिलेगी। होंगे, आप वहां जाएंगे और पाकिस्तान के हालात का बिल्कुल ये पता नहीं चल रहा कि सितंबर तक वहां पे हुकूमत किसकी होगी। तो जो रिस्पेक्ट आपके फॉरेन मिनिस्टर को मिलेगी वही मिली है, उसी तरह उन्होंने ट्रीट किया है। जयशंकर वर्सेस बिलावल भुट्टो, दोनों की बॉडी स्टिफ थी, बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं साइड लाइंस पे किया उन्होंने। गुजरते हुए कहीं मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो साहब की सेर्गी से, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन इससे ज्यादा आगे बात नहीं हुई। मेरे ख्याल में यह दौरा ठीक नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान के इंटरनल गिवन सर्कमस्टांसेस है, मेरे ख्याल में तो दौरा जाना ही कोई किसी फॉरेन सर्विस के किसी बंदे को भेज देना चाहिए था। बिलावल भुट्टो साहब को जाके इतना बड़ा अंतराज लेके कौमी खजाने पे मजीद बोझ बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनसर्टनिटी इतनी है पाकिस्तान के अंदर कि जिस तरह मैं शुरू से कहता हूं कि घंटों के सिलसिले पे चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी डरा दी गई है। परवेज लाई साहब ने जाते ही जो धमाके किए लाहौर में, उन्होंने पुलिस वालों के तबादले किए जिन्होंने एमपी एमएनएस पे छापे मारे थे। उसके बाद तो इस वक्त बिल्कुल मेरी नजर में किसी की भी कोई हुकूमत नहीं है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 28-29 जुलाई को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्री मौजूद रहे। इस मीटिंग में भारत की तरफ से पाकिस्तान को नजरअंदाज करना, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का आसपास होने के बावजूद बात नहीं करना दुनिया की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आईना दिखाया ही। भारत के साथ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बिलावल भुट्टो को भाव नहीं देना, मुलाकात के लिए टाइम देकर भी मुलाकात नहीं करना पूरे पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। पाकिस्तानी आवाम को नागवार गुजर रहा है। डेवलपमेंट है जिसको जारी बात है पाकिस्तान में बहुत करीब से देखा जा रहा है और जारी बात है इंटरनेशनली भी देख रहे हैं। वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की थी कि पाकिस्तान इज ग्लोबली डिसएंगेज्ड है और ग्लोबली जो है वो आइसोलेटेड है, वो बात जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ जो है वो पेश आ रही है।
और वो इस तरह के जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव साहब और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, उनकी बिलावल से मुलाकात नहीं हुई। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो तो बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि अजीब सी स्टोरी हुई है। अब ये जाहिर बात है, जब आपने एक मुलाकात तय की होती है, आपको पता होता है जिसे आप कहते हैं ना कि फिर तो आपने टाइम पे पहुंचना होता है। तो जब आपको पता है इस चीज का कि आप जो है वो मुलाकात आपने तय की हुई है, आपने वहां पहुंचना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलावल के साथ ना लेवरोव मिले और लेवरोव डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं मिले, और जो इसकी वजह से बड़ी पर्सनली मैं जाती तौर पे समझता हूँ बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब है, उनके साथ तो मुलाकात कार्ड्स में थी नहीं, और लेकिन लेवरोव के साथ तो थी। अब रशियंस को इस चीज का पता है कि ये जो पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है ना, आप माजी में भी चले जाए ना, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, माजी में भी हम ये करते थे कि जब हम अमेरिकन को थोड़ा बताने की कोशिश करते थे और अमेरिकन के साथ थोड़ा डील करते थे, तो हमने क्या करना कि हमने चले जाना मॉस्को चले जाना, ये बताने के लिए कि नहीं हम तो उस ब्लॉक में जाने लगे हैं। अभी तो अमेरिकन को परवाह नहीं है कि आप कौन से ब्लॉक में चले जाते हैं। जब इमरान खान साहब को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए रिमूव किया गया, तो इमरान खान साहब ने ये कहा जनाब कि मुझे तो रिमूव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने रशिया का विजिट किया था, और मैं तो रशिया गैस लेने गया था, मैं रशिया गंदम लेने गया था, इन्होंने मुझे वो गंदम नहीं लेने दी और अमेरिकन ने सारी गेम कर दी। इमरान खान साहब गेम कर गए, और वो गेम इस तरह सूट करके उन्होंने कहा जी मैं तो बेसिकली चीन और रशिया के साथ करीब होना चाहता था क्योंकि मुझे पता चीन के पास रशिया के पास सस्ता तेल है। भारत और रूस के रिश्ते जग जाहिर हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के साथ गर्मजोशी भरे रिश्तों के लिए जाने जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जब चरम पर था, उस बीच 31 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचकर सर्गेई लावरोव दुनिया को हैरान कर चुके हैं। सर्गेई लावरोव रूस और भारत के रिश्तों को अहमियत देते हैं। ताशकंद में भी पाकिस्तान के प्रति रूस के रवैये को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे भारत की डिप्लोमेटिक जीत माना जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। बताया जाता है कि इनफॉर्मल इंटरेक्शन जरूर हुई, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ने ये ऐलान किया था कि मिलेंगे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी बिलावल भुट्टो, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से भी। वो 6-7 जो ममालिक हैं उनके, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चाइना है, उनके तमाम वो जो मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई। अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो अगली मीटिंग के लिए जहाँ गए हैं वहाँ पर उनकी मुलाकात होगी। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो गया, इसमें एक और बड़ी लोग उस बात को भी उछाल रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की जहाँ मुलाकातें हुई, तकरीबन तमाम अपने हम मनसब जो हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ख़ास तौर पे इवन अफ़गानिस्तान जो भी मेंबर भी नहीं है उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ ही मुलाकात हुई। लेकिन चलें, भारत का तो समझ में आता है कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गे लावरोव के साथ ये मुलाकात नहीं हो सकी, तो इसको बड़ा उछाला जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अप्रैल में ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पद संभाला है। ऐसे में एससीओ बैठक से पाकिस्तान की आवाम बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी, शायद बिलावल कुछ बड़ा कर पाएं। रूस के साथ साथ भारत से बिगड़ते रिश्तों में थोड़ी बहुत ही सही कुछ गर्माहट ले आए, भारत से रुका व्यापार शुरू हो जाए, रूस से कुछ सस्ता तेल ही मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी न हो सका। न भारत ने भाव दिया, न रूस ने बात की। यही वजह है कि एक तरफ पाकिस्तान की आवाम बिलावल भुट्टो की प्रतिभा पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को भारत की डिप्लोमेटिक जीत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आइए आपको बताता हूं कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ आखिरकार क्या है, जो लोगों के जहन में बना रहता है। शंघाई संगठन जो आपके सामने है,
ये एक स्थायी अंतर से आता है। सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को संघई में हुई थी। साल 2001 में एससीओ के सदस्य कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, तब एससीओ का नाम संगठन 5 हुआ करता था। लेकिन साल 2017 में भारत और पाकिस्तान को सदस्यता मिली। वर्तमान जो सदस्य देश हैं उसमें कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। अब भारत और पाकिस्तान में भी इसमें जुड़ गया है। एससीओ के लक्ष्य जो है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सदस्य देशों के बीच विश्वास और सद्भावना मजबूत करना है, व्यापार मजबूत करना है, अनुसंधान भी मजबूत करना है, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है, एजुकेशन, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संबंधी साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाना है, शांति सुरक्षा को स्थायी बनाए रखना है, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत व्यवस्था की स्थापना करना है। ये 8 देशों का मकसद है जिसके लिए संघाई सहयोग संगठन बनाया गया, जिसे हम एससीओ के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ताशकंद में जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद से पूरे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की हालत बद से बदतर हो गई है और पाकिस्तानी और विपक्ष उनसे पूछ रहा है कि आप ताशकंद गए क्यों? ताशकंद की चर्चा पाकिस्तान का सियासी माहौल बिगाड़ रही है। बिलावल का बैड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आवाम को परेशान कर रहा है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर बिलावल को ताशकंद जाने की जरूरत क्या थी? पाकिस्तान जिस तरीके से आर्थिक और राजनीतिक हालात से गुजर रहा है, बिलावल को इतना खर्च करने की जरूरत क्या थी? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। बावजूद इसके पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापने से बाज नहीं आता, आतंकियों को पनाह देने से परहेज नहीं करता। पाकिस्तान, भारत के विदेश मंत्री ने ताशकंद के मंच से पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज किया है। पाकिस्तान आतंक की खेती करता है। एस जयशंकर ने इशारों में यह बात पूरी दुनिया को बता दी है। मेरी मन की गंगा और तेरी मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। ताशकंद में आयोजित एससीओ की बैठक में वहां के स्थानीय कलाकारों ने इस गाने को गाकर बताया भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते कितने पुराने और कितने गहरे हैं। बैठक के समापन समारोह में गाए गए इस गाने को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया है और कहा है, एससीओ ताशकंद से एक और रिमाइंडर, मध्य एशिया हमारा विस्तारित पड़ोस क्यों है। दो नदियों का मिल नगर इतना पावन कहलाता है। ये गाना राज कपूर की फिल्म संगम का है। उज्बेकिस्तान 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा रहा है। सोवियत संघ शुरू से ही बॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित रहा है। विशेषकर राज कपूर सोवियत संघ में बहुत लोकप्रिय रहे, जो आज भी उससे अलग हुए देशों में दिखता है। ताशकंद की बैठक में सबसे बड़ा संदेश पाकिस्तान को गया है। ताशकंद से सामने आ रही हर तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि पाकिस्तान को दुनिया की सियासत में कॉर्नर करने में एस जयशंकर ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूरे 2 दिनों के दौरान न बातचीत, न किसी तरह का कोई दुआ सलाम एस जयशंकर बिलावल भुट्टो को नकारते दिखे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को हर मंच पर नजरअंदाज किया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के तल्ख तेवर को जताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
समिट के दौरान जिस चेयर पर जयशंकर बैठे थे, उसके ठीक अगली सीट पर बिलावल बैठे थे। दोनों के बीच कोई और नहीं था। इसके बावजूद दोनों नेताओं ने आंखें तक नहीं मिलाई। ग्रुप फोटो के दौरान भी दोनों के बीच 5 फीट से ज्यादा का फासला नहीं था। यहां सभी विदेश मंत्रियों ने हाथ मिलाए, लेकिन एस जयशंकर और बिलावल अलग अलग ही खड़े रहे। ताशकंद में यह तब हो रहा था जब बैठक के पहले पाकिस्तानी मीडिया में बाकायदा ताशकंद में होने जा रही एससीओ की बैठक में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात होने की उम्मीद जताई गई। माना जा रहा था कि बेहद मुश्किल आर्थिक हालात से गुजर रहे पाकिस्तान को बचाने के लिए बिलावल भारत से बातचीत की पहल करेंगे, लेकिन न एससीओ की बैठक में बात हुई और न ही उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के डिनर पार्टी में एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो के बीच कोई बात हुई। जबकि एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को छोड़कर सभी से बातचीत की। इतना ही नहीं, एक बार फिर इस मंच का इस्तेमाल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए किया। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान की दोहरी नीति को दुनिया के सामने रखने का काम किया। एससीओ के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कोविड-19 महामारी और यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकट को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है। सभी तरह के आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त करने की नीति होनी चाहिए। इसके साथ ही एस जयशंकर ने अफगानिस्तान पर भारत की स्थिति को एक बार फिर से दोहराया, मानवीय समर्थन पर प्रकाश डाला। हम गेहूं, दवाएं, टीके और कपड़े की मदद दे रहे हैं। एससीओ के आर्थिक भविष्य के लिए चाबहार बंदरगाह की क्षमता को भी इस दौरान रेखांकित किया गया। पाकिस्तान के आर्थिक हालात कैसे हैं, ये बात आज पूरी दुनिया को पता है। बावजूद इसके भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आता है। आतंकवादियों को फंड और जगह उपलब्ध करवाने से परहेज नहीं करता है। हद तो इस बात की है, अपने लोगों को आसानी से राशन पानी उपलब्ध करवाने में नाकाम पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर भारत को घेरने की हिमाकत करता है। एससीओ के मंच से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत और पाकिस्तान एससीओ का हिस्सा हैं और दोनों देश वर्तमान में संगठन की व्यापक गतिविधियों में शामिल हैं। भारत हमारा पड़ोसी है। कोई बहुत सी चीजों पर निर्णय ले सकता है, कोई अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकता, इसलिए हमें उनके साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। 2019 के बाद भारत से रचनात्मक संवाद मुश्किल हो गया। बिलावल ने बार बार इमरान खान वाला ये राग अलापते रहते हैं। कश्मीर में धारा 370 की बहाली वाली बात दोहराते रहते हैं, जबकि इमरान खान ने शहबाज सरकार की नींद उड़ा रखी है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम महंगाई से राहत चाहती है। पाकिस्तान में पता तो सबको है, अगर पाकिस्तान में महंगाई कम करना है तो भारत से ट्रेड बहाल करना होगा। ठप पड़े व्यापार को तेज रफ्तार में आगे बढ़ाना होगा, लेकिन राजनेताओं की अकड़ में पाकिस्तानी आवाम फंसती जा रही है। राहत का हर मौका गंवाती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताशकंद में जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है। ताशकंद में जो मुलाकात हुई एससीओ की बैठक में 28-29 जुलाई को यह मुलाकात हुई थी। कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध से बनी परिस्थितियों पर चर्चा हुई। वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकट के समाधान पर बातचीत हुई। लेकिन भारत का जो पक्ष रहा है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अफगानिस्तान पर भारत का रुख साफ है। गेहूं, दवाइयां, टीके, कपड़े की आपूर्ति होगी। मानवीय सहायता को रेखांकित किया गया है। एससीओ के आर्थिक भविष्य पर फोकस। ईरान की एंट्री से विश्व बाजार में एससीओ को मजबूत करना। चाबहार बंदरगाह की क्षमताओं पर जोर देने की कोशिश यहां पर भारत की तरफ से की गई है।
और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब एसयू की बैठक होगी उसमें बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। मुंबई के मशहूर क्राइम रिपोर्टर दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड को करीब से जानने वाले संजय राउत अपने सियासी सफर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ईडी पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुए संजय राउत को अदालत ने 4 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्राइम रिपोर्टर से सांसद बने संजय राउत मुंबई की पात्रा चौल घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। पात्रा चौल घोटाले में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। संजय राउत पर घोटाले के साथ देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने बाला साहब ठाकरे की कसम खाकर कहा कि इस घोटाले से उनका कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष उनको फंसा रहा है। और इस मौके पर उद्धव ठाकरे उनके घर पहुंचकर उनके साथ नजर आए और तमाम शिव सैनिक लगातार उनके साथ खड़े। चार अगस्त तक राउत को रिमांड। पात्रा चौल घोटाले में थी डिमांड। शिवसेना के मुखर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलों में लगातार इजाफा होता दिख रहा है। पात्रा चौल घोटाला मामले में ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अब संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। मेन आरोप उनके ऊपर लगाया गया था वो नॉन कोऑपरेशन का आरोप था कि वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे ईडी प्रोसीडिंग्स में। हमारा ऐसा जज साहब को बोलना था, मतलब जो ऑनरेबल कोर्ट को, कि सर हमारी एक अपीयरेंस ड्यूली हो चुकी है, सेकंड और थर्ड में हमने रिटर्न इंटीमेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन ईडी ऑफिसेज में दिए हैं। ये सब देने के बाद हमारा ये क्वेश्चन वेयर द क्वेश्चन ऑफ नॉन कोऑपरेशन अराइजेस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब कोर्ट ने हमारी उस चीज़ को कंसिडर किया और जो 8 डेज की डिमांड उन्होंने की थी वो 3 डेज की। रविवार सुबह से ही संजय राउत से जिस तरह ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी, उससे ये तो साफ पता चल रहा था कि संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शाम होते होते ईडी ने संजय राउत पर शिकंजा और कस दिया था। देर रात ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार करने का ऐलान किया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में उठा बवंडर और तेज हो गया। सुबह होते होते सीएम एकनाथ शिंदे ने इशारों ही इशारों में संजय राउत पर बड़ा तंज कस दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब राउत की गिरफ्तारी के साथ रोज सुबह 8 बजे बजने वाला भोंपू अब बंद हो गया है। संजय राउत रोज सुबह ट्वीट के जरिए विरोधियों पर तंज कसते थे, लिहाजा साफ समझ आ रहा है कि सीएम शिंदे का भोंपू वाला बयान किसके लिए है। सीएम शिंदे ने संजय राउत पर सीधा निशाना साधा है, तो शिवसेना ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई है। उसके बारे में उनको जो जिस तरह से ये किया हुआ है, अब ईडी की जांच रहेगी, पूछताछ रहेगी। बार बार वो तो उनसे ईडी से मुलाकात भी हुई है, उन्होंने मिलकर सब बातें साफ रखी भी थी, लेकिन विपक्ष की आवाज दबोचने का जो एक नया तरीका अब इस लोकतंत्र में अपनाया जा रहा है, उसको लोग देख रहे हैं। और जहां तक संजय राउत की बात है, उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट रखा हुआ है। जांच पड़ताल जो भी करना है, ये करना है, उसके बाद में वो आ जाएंगे उसी तरह से। अब विपक्ष की जो आवाज सुननी चाहिए, उसी को दबोचने की अगर इरादा सामने सत्ताधीशों का हो, तो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा आघात है। हाल ही में जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में ये दूसरी बड़ी घटना है।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी संजय राउत अब ईडी की कस्टडी में हैं, जिससे शिवसेना को बड़ी दिक्कत हो रही है। वैसे ईडी के इस एक्शन में बीजेपी को कोई खोट नजर नहीं आ रही है। अगर किसी को समन्स भेजा है, किसी को हिरासत में ले लिया है, तो उनके पास पुख्ता सबूत होंगे, इसलिए लिया होगा। तो मुझे नहीं लगता है किसी राजनीतिक पार्टी ने इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और किसी ने ये बोलना चाहिए कि रूलिंग पार्टी बीजेपी विक्टिमाइज कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्राचाल का क्या है बंबई में सभी को मालूम है, जो किया है वो तो भरना पड़ेगा। संजय राउत की गिरफ्तारी जिस पात्रा चौल घोटाले में हुई है, यानी कि जो कभी अपराधियों की गिरफ्तारी की खबरों की रिपोर्टिंग किया करते थे, आज वो खुद ईडी के शिकंजे में फंसकर खबर बन गए हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी से मुंबई की सियासत में हाई टाइड जैसा माहौल बन गया है। किसी को ईडी का एक्शन सही लग रहा है तो कोई ईडी पर भड़ास निकाल रहा है। इन्होंने पावर का दुरुपयोग करके हम जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजा, पर आज सच में जो जेल के पीछे जाने वाले हैं उन्होंने करप्शन किया है। अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है, तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूँगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूँगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की आवाज़ दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। क्योंकि उनको अरेस्ट करने के लिए वो किसी तरीके के बहाने बनाने हैं, वो ये बहाने दे रहे हैं। वो जॉइंट परिवार में रहते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके भाई हैं, उनकी माता हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं। अगर एक पूरे जॉइंट फैमिली में इतना थोड़ा कैश पाया जाता है, वो कहाँ से अनअकाउंटेड हो जाता है। एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर, वी आर नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड। संजय राउत कलम और सियासत के पक्के खिलाड़ी हैं। वो जितने बेहतरीन तरीके से तंज कसते हैं, उतना ही अच्छा बोलते भी हैं। लेकिन फिलहाल उनके सितारे गर्दिश में हैं। संजय राउत पात्रा चौल घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्त में हैं और ईडी की कोशिश है कि केस में गवाहों को सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जाए। ईडी का रिकॉर्ड कहता है कि वो कम ही केस को अंजाम तक पहुंचा पाती है, लेकिन जब तक संजय राउत को अदालत से राहत नहीं मिलती है, तब तक उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। संजय राउत ईडी की गिरफ्त में है। ईडी उनसे और पिडवी राउत के संबंध के बारे में पूछताछ करेगी। ईडी संजय राउत से जानने की कोशिश करेगी कि उनकी पत्नी से, प्रवीण राउत की पत्नी से किस तरह के संबंध है, किस तरीके से लोन लिया गया, पात्रा चौल में उनका क्या रोल है, यानी तमाम सवालों की बौछार उनसे होगी। मैं आपको बताता हूं क्या है पात्रा चौल घोटाला मुंबई का। साल 2007 में पात्रा लैंड घोटाले की शुरुआत हुई थी। मुंबई हाउसिंग लोन के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया गया। इसका में प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन की कंपनी से मिली भगत हुई। महाराष्ट्र हाउसिंग ने रिडेवलपमेंट का कार्य गुरु आशीष कंपनी को दिया। पात्रा चौल में 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप हुआ। संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत मामले के आरोपी कंपनी के पर चौल के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। पात्रा चौल में 3000 फ्लैट बनाए जाने थे। चौल के निवासियों को 672 फ्लैट दिए जाने थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर फ्लैट वाली जगहों को बिल्डरों को बेचने का गंभीर आरोप लगा। 47 एकड़ जमीन कई अलग अलग बिल्डरों को बेच दी गई। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इससे 1034 करोड़ रुपए कमाए। प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 55 लाख का लोन दिया। 55 लाख से संजय राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा। यह ईडी की जांच में खुलासा हुआ और इसी 55 लाख के चक्कर में संजय राउत को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। राउत एंड कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मैं आपको बताता हूं कि अभी तक इस केस में क्या क्या कार्रवाई हुई है
स्क्रीन पर लाइए जरा, ये देखिए, ये पूरा केस है जो शिकंजा कसा। वर्षा राउत की 2 करोड़ की संपत्ति है जो जब्त हुई है, परवीन राउत की 9 करोड़ की संपत्ति, इसके अलावा दादर में फ्लैट जब्त हुआ है, अलीबाग में 8 फ्लैट जब्त हुए हैं, पत्नी के नाम पर फ्लैट और जो प्लॉट था वो भी जब्त कर लिया गया है। इस तरीके से संजय राउत एंड कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ है, जिसको लेकर ईडी सख्त हो गई है। लगातार पूछताछ हो रही है, जांच चल रही है और आने वाले वक्त में ईडी कुछ और बड़े खुलासे करते इस केस में नजर आएगी। लेकिन अभी भी मुश्किल दौर से संजय राउत गुजरने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि संजय राउत के खिलाफ ईडी ने क्या कार्रवाई की है, कितनी बार सम्मन भेजा, जब सम्मन मिला तो संजय राउत ने क्या कहा, वो भी जरा स्क्रीन पर लाइए। आप देखिए, 28 जून को सम्मन भेजा था संजय राउत को, स्टेटस संजय राउत नहीं पहुंचे थे ईडी के दफ्तर 28 जून को। 1 जुलाई को फिर से सम्मन ईडी ने भेजा, हाजिर हुए संजय राउत, पूछताछ हुई। इसके अलावा 20 जुलाई को फिर से सम्मन भेजा, नहीं गए। 27 जुलाई को फिर से सम्मन भेजा ईडी ने, लेकिन नहीं पहुंच पाए। 31 जुलाई को फिर से सम्मन भेजा, पूछताछ के बाद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। यह पूरा केस है। संजय राउत मुंबई के जाने माने क्राइम रिपोर्टर हैं, अंडरवर्ल्ड को कवर करते रहे हैं, बाला साहब ठाकरे से नजदीकियां हुई, सियासत की पारी खेली, तीसरी बार से लगातार राज्यसभा के सांसद हैं और मुंबई के जाने माने शख्स चेहरे भी हैं। रूस की नई मिसाल आवाज से 9 गुना ज्यादा तेज है। मैं आपको बताता हूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। स्पीड की, साउंड की स्पीड से 5 से ज्यादा गुना तेज रफ्तार होती है। 5000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकती है। तेज स्पीड और कम ऊंचाई पर उड़ने से रडार पकड़ने में सक्षम नहीं होते। इन मिसाइलों को दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं मार सकता। लक्ष्य भेदने और हवा में रास्ता बदलने में यह मिसाइल बहुत ज्यादा माहिर होती है, इसीलिए इसका नाम हाइपरसोनिक मिसाइल रखा गया है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।